नमस्कार दोस्तों, आज आ गए हैं सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा थियोरेटिकल चैप्टर पे, जिसके अंदर प्रैक्टिकलिटी इतनी नहीं है जितनी थ्योरी है। तो तुम्हारा मेरा इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आज चालू करते हैं मेन मार्केट फॉर्म्स को और देखते हैं कितने तरह के यार मार्केट होते हैं। मच्छी बाजारी तो होगा, चल देखते हैं। चलो तो चलो भाई चालू करते हैं। ये पता करना कि बूटी नंबर 1 में क्या है। तो बूटी नंबर 1 में हम क्लासिफिकेशन एंड बेसिस और मीनिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। फिर आते हैं भाई मीनिंग एंड बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग द मार्केट स्ट्रक्चर। तो यार मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? सो इट रिफर्स टू द नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन अ मार्केट। देखो क्या होता है भाई, मार्केट में बहुत तरह तरह की आपको फॉर्म्स मिलेंगी काम करते हुए, और उनकी भी बहुत वैरायटी हो जाती है, बहुत टाइप्स हो जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा किस तरह की फर्म है। फर्म क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि वो कंपनी भी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ फर्म्स डिफरेंट मिल जाएंगी। फिर मोनोपोली के अंदर भी आ सकती है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी आ सकती है, मे बी ओलिगोपोली के अंदर आ सकती है। तो देखते हैं आखिर इनका बेसिस या क्लासिफिकेशन होता कैसे। तो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं। अब मार्केट में बायर्स तो बहुत भरे हुए हैं, इवन अगर ऐसा बोला जाए तो सेलर्स भी बहुत हैं। लेकिन हर फर्म तो नहीं बोलूंगा, हर इंडस्ट्री के अंदर सेलर्स बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है। जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ गो ग्रीन वाला है कि हर चीज़ में आप कोशिश करें कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो उसमें इतनी ज़्यादा फर्म्स नहीं है। लेकिन बात करें कि हाँ कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स जिसमें बस बना रहे हैं, एनवायरमेंट का कोई ख्याल नहीं है, उसमें आपको भर भर के मिल जाएंगी। सो डिफरेंशिएशन बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स के बेसिस पे आप क्लासिफाई कर सकते हो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट को। फिर आ जाते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी पे। नेचर ऑफ द कमोडिटी ये बताता है कि कमोडिटी का नेचर बहुत ही रेयर टाइप का होगा तो लिमिटेड फॉर्म्स मिलेंगी, और अगर बहुत ही कॉमन टाइप की कमोडिटी होगी तो आपको उसमें बहुत सारी फॉर्म्स सेल करते हुए मिल जाएंगी। सो टोटली अपॉन द नेचर ऑफ द कमोडिटी ये देखा जाए तो हाँ देयर इज अ डिफरेंशिएशन, और उसके बेसिस पे भी आप मार्केट स्ट्रक्चर क्लासिफाई कर सकते हो। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो भाई कहीं पे प्राइवेटाइजेशन हो गया है, लेकिन 99.9% अभी तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का। तो उसमें एक अच्छा एग्जांपल ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट कंट्रोल में अभी भी है। ऑल्दो होना नहीं चाहिए, प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, लेकिन मोस्टली अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है। तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत ही कम फर्म्स इन्वॉल्व हैं आज के टाइम पे। बल्कि बाकी अगर कंज्यूमर अगेन प्रोडक्ट्स की बात की जाए, जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट ले लो, बेसिक सा इमामी कर लो, जो भी कर लो, तो उसके अंदर तो आपको बहुत सारी फर्म्स मिल जाएंगी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स ये कहता है कि उस मार्केट के अंदर कितनी फर्म्स आ सकती हैं काम करने, और काम करके अगर उन्हें लगता है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही तो वो फर्म्स मूव करके बाहर भी जा सकती हैं उस मार्केट से। तो आपने कई छोटे छोटे मार्केट देखे होंगे, इन द सेंस आपने छोटे छोटे कंपनीज को या फर्म्स को मार्केट में आते देखा होगा, नए प्रोडक्ट बेचते देखा होगा। और क्यों देखते हो वो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि अगर लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो नई फर्म्स उसमें घुसना चालू कर देती हैं। और जब लगता है कि यार नहीं यार अब इतना प्रॉफिटेबल नहीं बचा यार, अब मजा नहीं आ रहा, मतलब पैसा ही नहीं है तो क्या करना है, तो वो फर्म्स बंद करके चली जाती हैं। तो ये फ्रीडम कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में है तो कुछ में नहीं है। अब कुछ में नहीं होने का कारण होता है मे बी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना ह्यूज है कि वो एकदम से बंद करके नहीं जा सकती, या मे बी उनका मार्केट शेयर इतना है कि वो बंद करके नहीं जा सकती, मे बी गवर्नमेंट ही नहीं चाहती उनको कि वो बंद करके जाएं। जैसे अमेरिका में जनरल मोटर्स बहुत लॉसेस में चल रही, भारत सरकार होती तो बंद हो जान देती, लेकिन अमेरिकन सरकार ने वहां पे उनको फंडिंग दी और उससे बोला कि आप बहुत ही पुराना ब्रांड है और बहुत बड़े स्केल पे हैं, तो हम आपको फंडिंग दे रहे हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस कंटिन्यू रखो। फिर नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस। अब देखो कहीं पे आपको परफेक्ट कंपटीशन अगर हो, तो वैसे तो होता नहीं है रियलिटी में, तो वहां पे परफेक्ट नॉलेज हो सकती है। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आपको इम्परफेक्ट नॉलेज है। मैं बोलता हूं आप बहुत होशियार हो, मैं बहुत होशियार हूं, हमें 99.9% पता होता होगा, लेकिन हमें 100% तो नहीं पता। जैसे अगर आपको मैं एक फैक्ट के लिए बता देता हूं, क्योंकि अगर आपको फैक्ट सुनना है तो, कि लाइफ बॉय जो है इट किल्स 99.9% जर्म्स, वाई नॉट 100%? बिकॉज जर्म्स को किल करा ही नहीं जा सकता है लॉजिकली देखा जाए तो सिर्फ वो मार्केटिंग टेक्निक है। 99.9% जो बोलते हैं एक्चुअल में जर्म्स जो होते हैं वो 0.1% ही होते हैं। तो जो हाथ धुलते हैं, हाँ वो मैल निकलते हुए दिखता है पूरा हाथों का मैल, लेकिन क्या उससे जर्म्स किल होते हैं? जर्म्स कभी किल नहीं हो सकते। सो अगेन अ मार्केटिंग टेक्टिक, और वो हम समझ नहीं पाते हैं। सो यस वी विल नेवर हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी प्रोडक्ट। उसके बाद लास्ट देख लेते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो है वो ये बोलता है कि क्या हम दूसरी प्लेसेस पे जाके प्रोडक्शन करके मार्केट में सेल कर सकते हैं या नहीं, या हमारे लिए ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हम एक ही जगह पे प्रोड्यूस करेंगे, हम वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके थ्रू भी मार्केट डिसाइड होता है। अब आ जाते हैं भाई हमारी बूटी #2 पे। ये बूटी #2 के अंदर हम बात करेंगे हमारे शर्मा जी के बच्चे के बारे में, क्योंकि ये शर्मा जी का बच्चा जो है ये भारत के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। क्या हमेशा परफेक्ट होना ज़रूरी है?
आइए देखते हैं। Perfect competition refers to a market situation where there are large number of buyers and sellers. बहुत सारे buyers हैं, बहुत सारे sellers भी हैं. Selling homogeneous product. Homogeneous product मतलब जो शर्मा जी के बच्चे का रिजल्ट आया है वही हमारे बच्चे का भी रिजल्ट आना चाहिए, भले ही उसे कुछ और अच्छा आता हो नहीं, क्योंकि शर्मा जी का बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो हमारे बच्चे का भी रिजल्ट अच्छा होना चाहिए. सो अगेन परफेक्ट कंपटीशन इज अ सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. मतलब उस प्राइस पे ही जो मार्केट ने फिक्स्ड कर दिया है. मतलब वो टॉपर पता नहीं क्या बोल रहा था, वो टॉपर के स्टैंडर्ड्स जो मार्केट में फिक्स हो चुके हैं कि भैया टॉपर कहलाना है तो वो हो गया, ये मार्केट स्टैंडर्ड है. तो अगेन फिर से लास्ट बार बोल देते हैं, आपको होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करने हैं, बायर्स एंड सेलर्स बहुत सारे हैं, और लास्टली जो चीज आपको याद रखनी है कि एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. अब ये चीज के अंदर परफेक्ट कंपटीशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. उसका होमोजीनियस प्रोडक्ट का कहने का मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो अवेलेबल होगा वो पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा. चाय का एक प्रोडक्ट आता है, बाइक्स का एक प्रोडक्ट आता है, कार का एक प्रोडक्ट आता है, पूरी तरीके से सिमिलर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई डिज़ाइन में चेंज नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल सिमिलर. अब वो टिपिकल टीचर जैसे मैं तुम्हें पेन उठा के दिखाऊं उसका कोई मतलब नहीं. इट्स ऑल अपॉन कि जो आपके पास मान लो अभी कॉपी है, चाहे नवनीत की है, चाहे क्लासमेट की है, जो भी है, पूरी दुनिया में एक ही ब्रांडिंग है, पूरे दुनिया में एक ही रजिस्टर आते हैं. देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट, कुछ है ही नहीं. मतलब आप अगर इंडिया में खरीदोगे कोई चीज़ तो भी आपको वही मिलेगी, 7 समंदर पार खरीदोगे तो भी वही चीज़ मिलेगी. तो ये हो जाता है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो कि इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में. आप देखते हो थोड़ी बहुत वैरायटी होती है. अब यार आप बोलोगे नहीं सर, अब जैसे हम क्रीम लगाते हैं तो क्रीम तो एक ही आती है लेकिन ब्रांडिंग तो डिफरेंट है. वो बताते हो तो है ना कि हम यूनिक कैसे हैं. सर मिल्क प्रोडक्ट्स तो एक ही होते हैं. नहीं भाई, सौरभ का दूध अलग होता है भाई, मदर डेयरी का अलग होता है भाई, सांची का अलग होता है. तो यस देयर विल बी डिफरेंशिएशन, लेकिन इवन हेल्थ छोड़ो, पानी के डिफरेंशिएशन है, बिस्लरी है, एक्वाफिना है. तो यार आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आज हमारा जो कंपटीशन है मार्केट का वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है. देयर विल बी डिफरेंशिएशन सम और द अदर वे. तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो बता दिया, होमोजीनियस प्रोडक्ट भी बता दिया. इसमें एक और चीज़ होती है अगर फीचर की बात की जाए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. मतलब अगर आप चाहते हो इसके अंदर आना, आपको लग रहा है कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, आप और प्रोड्यूस करके और बेचना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम. आप आइए और प्रोड्यूस करिए. आपको लगता है कि आप मार्केट में एस्टैब्लिश कर पाएंगे खुद को, बिल्कुल वेल एंड गुड. आप आके बढ़िया प्रोडक्शन करिए, बढ़िया सेल करिए मार्केट में, कोई आपको नहीं रोकेगा. आपके लिए फ्री एंट्री और एग्जिट अवेलेबल है इसके अंदर, कोई नहीं रोकेगा क्योंकि आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बना रहे हो. कंज्यूमर प्रोडक्ट में तो भाई कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, क्यों रोका जाए बताइए. फिर आता है परफेक्ट नॉलेज अमंग द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट. बायर्स बिल्कुल ही एकदम ध्यान से परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, और परफेक्ट नॉलेज रख भी इसलिए पाते हैं क्योंकि एक ही प्रोडक्ट आता है एक सेगमेंट में. यानी अगर मिल्क प्रोडक्ट है तो एक ही है, चाय का प्रोडक्ट है तो एक ही है, कार है तो एक ही है. जब एक ही प्रोडक्ट आएगा तो ऑब्वियसली परफेक्ट नॉलेज तो सबको होगी क्योंकि एक ही प्रोडक्ट के बारे में याद रखना है. अभी तो हजारों आते तो हम याद नहीं रख पाते हैं. फिर उसके बाद वाला पॉइंट कहता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब चीज़ें होती है, ये परफेक्टली मोबाइल है. मतलब यहाँ चाहे यहाँ प्रोड्यूस कर लें, बाहर जाके चाहे बाहर जाके प्रोड्यूस कर ले, कोई रोकेगा नहीं. लेकिन लॉजिक नहीं है, अगर आप अपने होम टाउन में प्रोड्यूस करोगे तो भी आपको उतना ही मार्केट मिलना है जितना बाहर जाके. तो बिना बात के मोबाइल होके कहीं और जाके करके प्रोडक्शन क्यों बिना बात के कॉस्ट बढ़ाओगे. लेकिन हाँ, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने विलिंगली जाकर कहीं और काम कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा. फिर आता है एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट एंड एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. जैसा मैंने बताया, पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर लेता हूं कि मैं अपना प्रोडक्ट यहां पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, मान लो यहां से मैंने उठाया और दिल्ली भेजा. अब दिल्ली भेजने में मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई. अब मैं वहां पे अपना प्रोडक्ट हाई रेट पे बेच रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट पहले ही फिक्स कर चुका होता है. तो दिल्ली में जो बैठा बंदा है वो सस्ते में बेचेगा. मैं यहां से दिल्ली भेजूंगा तो भाई मेरा प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण. कोई खरीदना नहीं चाहेगा क्योंकि उन्हें वैसे ही दिल्ली में सस्ता मिल रहा है. सो अगेन इट बिकम्स नॉनसेंस कि मैं अपना प्रोडक्ट कहीं और जाके बेचूं. इससे अच्छा ये है जो मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन है वहां पे बेचूं, सो दैट मेरी कॉस्टिंग जो है वो बढ़े ना. फिर आ जाते हैं नो सेलिंग कॉस्ट. अगेन देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट बिकॉज आपका प्रोडक्ट अगर डिफरेंट हो तो आप बोलो कि हाँ भाई चलो यार ठीक है मैं कुछ अलग बेच दूंगा. अब यार 2 ठेले खड़े हुए हैं, अभी मैं होमोजीनियस नहीं होता वो भी मैं आपको बता देता हूं इस केस में, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूं रियल वर्ल्ड से उठा के. 2 ठेले खड़े हुए हैं, बोथ आर सेलिंग एप्पल दोनों बेच रहे हैं, दोनों के एप्पल ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो प्राइस कम रखेगा मैं उससे खरीदूंगा,
क्योंकि दूसरा बोलेगा भैया मैंने मार्केटिंग पे बहुत पैसा खर्च किया है, तो कर तू कर, मैं क्या करूं, मेरे को जब एप्पल वही का वही दूसरे ठेले पे सस्ता मिल रहा है तो मैं वहां से खरीदूंगा। सो अगेन इट बिकम्स नॉनसेंस कि आप उस पर सेलिंग कॉस्ट खर्च करो, बिकॉज हाँ आपका प्रोडक्ट यूनिक होता तो आप उस पर सेलिंग कॉस्ट खर्च भी करते, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऑल द वे सिमिलर है तो डजंट मेक सेंस कि आप उस पर कोई सेलिंग कॉस्ट खर्च करो यार, सीधी बात है, देयर इज नो सेंस। तो एक टर्म आता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन और प्योर कॉम्पिटिशन के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो यार, प्योर कंपटीशन की अगर बात की जाए तो प्योर कंपटीशन सिर्फ 3 फीचर्स के बारे में बात करता है या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करता है। पहला हो गया सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, दूसरा हो गया फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ कस्टमर्स, दूसरा हो गया फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, और तीसरा हो गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर इन 3 पॉइंट की बात करूं, सिर्फ 3 फीचर्स की बात करूं, तो वो प्योर कंपटीशन का पार्ट होता है। और क्योंकि वो प्योर मतलब यानी इट्स लाइक बिल्कुल ही शुद्धिकरण वाला, वो 3 बेसिक फीचर्स। अब वो 3 के ही कारण क्यों प्योर होता है, क्योंकि ये 3 एसेंस होते हैं, एसेंस बोला जाता है इनको, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स एंड फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। तो ये 3 क्योंकि एसेंस होते हैं, सिर्फ इनको लेके चलें तो ये प्योर हो जाता है। इनके अलावा सारे और फीचर्स ले लो, बाकी जो 4 बचते हैं, तो वो हो जाता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है प्राइस टेकर होती है या प्राइस मेकर होती है। देखो यार, मैंने आपको बता दिया, अगर आप ज्यादा पे बेचोगे तो कोई आपसे खरीदेगा नहीं, और अगर आप कम पे बेचोगे तो सब आपसे ही खरीदेंगे। अगेन दोनों में आप मार्केट से थ्रोन आउट हो जाओगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्राइस पे बेचोगे, अगेन कोई खरीद नहीं रहा, थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट। कम में बेचोगे, आपसे सब खरीद लेंगे और आपको प्रोडक्शन करने का टाइम नहीं मिलेगा, अगेन थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि लोग फिर जाने लगेंगे सब्स्टिट्यूट पे जो दूसरे लोग बेच रहे हैं उनके पास। तो डिमांड और सप्लाई कुछ इस तरीके से रहता है, इस प्राइस पे इक्विलिब्रियम रहता है, यानी यहाँ पे ही इतनी डिमांड है इतनी सप्लाई है और इस प्राइस पे गुड्स बिक रहे हैं, वो ही होती है मार्केट प्राइस। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल, मतलब एवरेज और मार्जिनल में आपको बता चुका हूं, हर प्रोडक्ट अगर आगे 5 रुपए पे बिकेगा तो 5 रुपए पे ही बिकेगा, इसके कारण एवरेज भी 5 आएगा, और हर यूनिट एडिशनल 5 पे बिक रही है तो मार्जिनल भी 5 है। यानी यहां पर फर्म जो है उसे मजबूरन 5 रुपए की प्राइस लेके चलना पड़ेगा, चाहे फर्म को अच्छा लगे या ना लगे। मतलब इससे एंड रिजल्ट ये निकलता है कि डिमांड कर्व जो होता है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। यानी अगर आपने प्राइस हल्की सी भी बढ़ा दी तो कोई आपसे नहीं खरीदेगा, और हल्की सी भी कम कर दी तो पूरी दुनिया आपसे खरीदेगी। इसलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर बन जाती हैं, ना कि प्राइस मेकर। लिख लो इसको। देखो यार, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, तो बैठो और बढ़िया इंटरेक्शन करते हैं और समझते हैं कि मोनोपोली क्या होता है नेक्स्ट। यानी हम एंटर हो रहे हैं बाबा जी की बूटी #3 में। तो मोनो मतलब होता है, जैसे सब टिपिकल टीचर्स बताते हैं, मैं भी बता देता हूं, मोनो मतलब होता है सिंगल, पॉली मतलब होता है सेलर। जब सिंगल सेलर होता है तो उसको मोनोपोली कहा जाता है। अगर हमारे पूरे दुनिया में देखें तो अगर आपको यह बोला जाए कि परफेक्ट मोनोपोली है, सर डिफेंस में तो है ना, परफेक्ट नहीं है। अभी उसमें भी कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी उसके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। ऑल्दो हाँ, कंट्रोल सरकार का है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन बिल्कुल ही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोपोली आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, ये बात गारंटी ले लो। क्योंकि मार्केट आज के टाइम पे बिलीव रखता है मिलकर काम करने में, ना कि इंडिविजुअली काम करने में। तो मोनोपोली आपको बिल्कुल ही जो टिपिकल मोनोपोली होती है वो कहीं नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ एसेंस ऑफ मोनोपोली जो है वो आपको देखने को मिलती है, जैसे कि बात की जाती है अपनी डिफेंस की। अब मोनोपोली होती क्यों है? कई बार आप इतने बड़े बन जाते हो कि आपसे कोई कंपीट नहीं करना चाहता, तो आपकी मोनोपोली होती है। तो मोनोपोली जो है वो कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, रेफरेंस में बोला जाता है, टिपिकल मोनोपोली नहीं होती है। जैसे बात की जाए डायमंड इंडस्ट्री की, तो डी बियर्स कंपनी जो है वो मोनोपोली रखती है, क्योंकि 90% स्टेक उसके पास है। जो माइंस हैं डायमंड के लिए वो 98% वो होल्ड करता है। तो इसका मतलब नहीं है कि वो अकेले ही सेलर है, सेलर्स ऑल भी है, लेकिन उसके सामने क्योंकि कुछ भी नहीं है तो उसकी अपनी मोनोपोली दिखती है। तो सिंगल सेलर हो गया। तो यहाँ पे पहला रीजन आपको पता चला कि वाई मोनोपोली एग्जिस्ट, आइदर फॉर द रीजन बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है, या फिर आप इतने बड़े हो मार्केट में कि कोई आपसे आके अगर कंपीट करना भी चाहे तो बन ही नहीं पाएगा। तो मतलब इससे पता चलता है कि मोनोपोली के अंदर आपके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर आप ब्रांडिंग में बिलीफ रखते हो, अगर आप क्वालिटी में बिलीफ रखते हो, तो आप चाह के भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट कभी ढूंढ नहीं पाओगे। तो इसलिए भी मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी। फिर रिस्ट्रिक्शन एंड एंट्री एंड एग्जिट कर जाता है, मतलब यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एंट्री तो हो ही नहीं पाएगी क्योंकि आप कंपीट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि सामने वाला ब्रांड अगर मोनोपोली लेके बैठा हुआ है तो वो बहुत बड़े लेवल पे है। और दूसरा, चलो भाई आप मोनोपोली के अंदर एंटर्ड हो, आप काम कर रहे हो, आप अकेले शहंशाह हो, आप इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रहे होगे कि आप चाह के भी एग्जिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एसेट्स और लायबिलिटीज इस बड़े लेवल पे आप फैल चुके हैं कि इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू क्लोज डाउन योर बिजनेस। ऐसा थोड़ा ना है कि पप्पू किराना स्टोर है, बंद करके चले गए, कल से नहीं आ रहे। इट्स मोनोपोली, इट्स अ मार्केट जहां पे आप बहुत बड़े लेवल पे हो। सो अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मैंने आपको बता ही दिया है।
बस ये फीचर्स इसमें याद रखो। जो अगर एक मैं लास्ट डिस्कस करना चाहूं तो वो ये है कि हाँ, इसके अंदर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज यहां पे वो पर्टिकुलर फर्म ही मार्केट है। इसीलिए बोला जाता है कि डायमंड जो है वो एक्चुअल में उतना कॉस्ट नहीं करता जितने में बेचा जाता है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, और हमें तो ये भी नहीं पता कि डायमंड बहुत सस्ता होता है लेकिन बिकता बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ एक्सपोज होनी नहीं देते। अगेन, जो मोनोपोली वाली फर्म है वो अपने हिसाब से मोनोपोली चलाती रहती है, महंगा भी बेचती है, सस्ता भी बेचती है, मार्केट में डिमांड क्रिएट करके रखी है अपने हिसाब से भाई। तो सबका अपना अलग अलग एजेंडा होता है। और इसी कारण से आखिरी पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि जो फर्म्स होती हैं वो इसमें प्राइस टेकर नहीं होती, वो प्राइस मेकर होती हैं। और उनका प्राइस मेकर होने का कारण है क्योंकि उनके पास पूरी अथॉरिटी रहती है, ऑटोनॉमी रहती है कि उन्हें जो अच्छा लगे वो प्राइस चार्ज करे। सो अगेन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, और साथ में वही के वही प्राइस मेकर है। नाउ रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली। पहला, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि गवर्नमेंट लाइसेंसिंग होती है। अगर भारत सरकार हमारी नहीं चाहती कि इसमें कोई भी प्राइवेट फर्म एंटर हो, तो ऑब्वियसली भारत सरकार की अपनी मोनोपोली रहेगी। भारत सरकार को डर है कि अगर वो दे देंगे, प्राइवेट राइट्स दे देंगे, तो हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट्स हो जाए, मे बी कस्टमर के बेनिफिट के लिए काम ना हो। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग है उसके कारण कभी कभार हम एंटर नहीं हो सकते उन सेक्टर्स में। जैसे अब भाई न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, अब इसमें अगर अपन ने प्राइवेटाइजेशन दे दिया तो भाई कहीं दंगे वंगे हो गए, न्यूक्लियर बम से उड़ा दिया, तो चलेगा क्या? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो इसलिए नहीं किया जाता है। सेकंड आता है पेटेंट राइट्स। अब पेटेंट का मतलब होता है कि आपके पास किसी टेक्नोलॉजी का राइट खुद का है, आप किसी और को क्यों दोगे जब आपने ही वो टेक्नोलॉजी डेवलप की है। जैसे हम एप्पल की बात करें, अब एप्पल के एयरपॉड्स आते हैं। हाँ, आज की दुनिया बहुत क्लेवर है और उनके हिसाब से उन्हें डिज़ाइन में चेंज करके उन सब ने अपने एयरपॉड बना रखे हैं, लेकिन एप्पल की जो टिपिकल डिज़ाइन है वो कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता है क्योंकि उनका उस पर कॉपीराइट है। और इसलिए शायद एयरपॉड्स इतने पॉपुलर हैं और इतने बिकते भी हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी जो है वो एक अलग ही लेवल पे है। तो यहाँ पर बोलने की दिक्कत क्या है? ये कि कई बार आपके पेटेंट राइट्स के कारण कोई और उस बिजनेस में नहीं आ पाता है, और ऐसा होता भी। जैसे पुराने टाइम में फोर्ड जो थी कंपनी, उसने वाइपर का इन्वेंशन किया, वो जो आगे चलते हैं पानी के टाइम पे, वो फोर्ड ने पेटेंट राइट उसके पास था, लेकिन उसने पेटेंट राइट जो है पब्लिकली करा दिया। और पब्लिक कराने का रीज़न ये था कि उनको मालूम था कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो ये सारे कार मैन्युफैक्चरर्स को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसलिए सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं आज के टाइम पे वाइपर यूज़ करते हैं, वरना अगर फोर्ड के पास पेटेंट होता तो सिर्फ फोर्ड करता। तो ऐसे में भी आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो अगर आप इतने मीन हो तो। वैसे मीन होने वाली बात नहीं है, अपनी हम टेक्नोलॉजी किसी और को क्यों दें। हाँ, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में हो तो बिल्कुल दो, लेकिन वैसे नहीं देना चाहिए ना, गंदी बात है। मेहनत हमारी, फायदा किसी और का, ऐसे कैसे होने। फिर आते हैं भाई कार्टेल पे। अब कार्टेल का मतलब होता है कि हम गैंग बना लेते हैं। हम छोटी छोटी फर्म्स मिलके या बड़ी बड़ी फर्म्स मिलके जो 2-4 काम कर रही हैं, 2 या 3 काम कर रही हैं मैक्सिमम, उनने कार्टेल बना लिया, उनने गैंग बना लिया, और वो नई फर्म्स को एंटर होने नहीं देते क्योंकि वो अपने हिसाब से मिल बांट के काम करते हैं, मिल बांट के चलते हैं। तो ये भी एक तरह की मोनोपोली है कि आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आप इंडिविजुअली काम नहीं कर रहे, तो आप एक हो गए तो आपकी मोनोपोली हो गई भाई कि ये 3 फर्म्स ही हैं जो काम करती हैं, इसके अलावा ये किसी को आने ही नहीं देती हैं। तो इफ यू फॉर्म अ कार्टेल देन अगेन मोनोपोली कैन बी देयर। फिर लास्ट आ जाता है कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल। अगर भाई आपके पास ही रॉ मटेरियल है तो दूसरा अगर प्रोडक्शन करना भी चाहे, उसके पास पैसा होगा भी, तो रॉ मटेरियल पे ही उसका कंट्रोल नहीं है। जब रॉ मटेरियल पे कंट्रोल नहीं है तो प्रोडक्शन कैसे करेगा? दैट पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू द मार्केट, क्योंकि आपके पास 100% कंट्रोल है। जैसे मैंने आपको डी बियर्स बताया तो उसका तो 98% कंट्रोल है भाई। तो अगर दूसरी कंपनीज आना भी चाहती हैं तो हार्डली वो 1 और 2% के ब्रैकेट में आती हैं, और वो टक्कर ही नहीं दे पाती क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी उस लेवल पे बैठी हुई है जहां तक पहुंचने में आप सोच भी नहीं सकते। या तो धरती से बाहर जाओ, वहां से लेके आओ, वो अभी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है। जिंदाबाद भाइयों। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है हमारी बूटी #4 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आज का आपको बाजार देखने को मिलता है। आपके यहाँ पे काफ़ी सारे खाने के आउटलेट्स होंगे, आपके यहाँ पे काफ़ी सारे नई नई कंपनीज आके प्रोडक्ट बेचती होंगी, जैसे नाइकी, एडिडास, पूमा हो गया आपका, और भी पता नहीं कितने से लिवाइस हो गया, इंडिगो नेशन हो गया, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन हो गया। तो ये सब किसका पार्ट है? ये पार्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, जहाँ पे बहुत सारी फर्म्स हैं और बहुत सारे बायर्स भी हैं। तो चलिए आइए बूटी #4 में पढ़ना चालू करते हैं। चलिए शुरू करें। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहता क्या है? इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब जैसा परफेक्ट में होता है वैसा यहां पे भी होता है। मतलब वो शर्मा जी का लड़का जो था ना, हमारी बात चल रही है, शर्मा जी के लड़के की बात गई। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग क्लोजली रिलेटेड गुड्स। एक जैसे दिखने में तो होंगे बट श्योरली नॉट होमोजीनियस। नोकिया आशा या सैमसंग का जो गुरु आता है, बात उससे भी हो जाती है, और एप्पल आईफोन से भी बात ही होती है। उसके ऊपर बैठ के ओढ़ने नहीं लगते हो, लेकिन क्लोजली रिलेटेड दिखते हैं, बट कहीं ना कहीं
वो होमोजीनियस नहीं है, बिल्कुल ही एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंशिएशन है। ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहता है। फीचर्स पे अगर आए तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो है ही, लेकिन यहां पे डिफरेंशिएशन कहां पे आ जाता है? प्रोडक्ट वैरायटी में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। अब जैसे भाई बर्तन मांजने की बात करें तो बर्तन मांजने के लिए अलग अलग साबुन आते हैं और उसमें जो हमारा विम बार है वो अलग ही क्लेम करता है, 100 नींबुओं की शक्ति वाला वो बोलता है। तो मतलब अगर आपको खाने में नींबू कम लग रहा है, नींबू कम लग रहा है, तो आप ले जाके मत करना, जहर होता है, स्टैट्यूटरी वार्निंग है, वरना बोलो बाबा जी ने बोला था तो हमने विम बार घोल के खा लिया। नहीं भाई प्लीज ऐसा मत करना, ठीक है? वो मैं एग्जांपल दे रहा था। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी डिफरेंट है और आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मतलब पता नहीं वो कोलगेट टूथपेस्ट तो जा चुका है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है वाला, अब नमक का क्या करेंगे? नहीं कम लगेगा तो और छिड़क लेंगे, फालतू बातें करते हैं। तो बट ठीक है, यहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। यहां पे दोनों कॉस्ट होती है। सेलिंग कॉस्ट क्यों? क्योंकि आपको अपने प्रोड्यूसर्स क्यों बोल रहा हूं यार, आपको अपने बायर्स को बताना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है। सेंसोडाइन, अगर हाँ बिल्कुल दांतों में दर्द है तो भाई सेंसोडाइन यूज करो, तो आपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बताया। तो यहां पे आपको उसके लिए लोगों को अवेयर करना पड़ा, जिसके लिए आपको प्रमोशन एडवर्टीजमेंट्स करने पड़े, कैंपेन करने पड़े, तो ऑब्वियसली आपके इसमें सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि आप जानते हो अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो दुनिया के किसी भी कोने में बिकेगा और उसके लिए आपको अगेन इधर से उधर तो लेके जाना पड़ेगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसके लिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है। फिर आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मतलब यहां पर फर्म्स जिनको लगता है कि मार्केट बहुत बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है, आके बना सकते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्राइस रेंज में है, आप आओ बनाओ और बेचो। और जब आपको लगे कि यार अब तो हमें बेनिफिट ही नहीं है तो चले जाओ बिल्कुल, हमें कौन मना करे है आपको, बताइए। फिर आ जाते हैं इसके अंदर लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। आपने देखा होगा जब अपन कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं तो अपन पूछते हैं भैया आप बताइए इसमें खास क्या है ऐसा जो इतना महंगा है, तो फिर वो समझाना चालू करता है, सर इसमें फेस ट्रैकिंग है, आप एक बार पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी बार चांद पे होंगे, तीसरी बार मंगल ग्रह पे होंगे और फिर वापस आप धरती पे आ जाएंगे, चौथी बार में क्लिक करेंगे तो सर ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, सर ये सालों साल चलता है, सर इसमें से आत्मा ऊपर से निकल के नीचे चली जाती है, पता नहीं क्या क्या फीचर बताने लगते हैं और हमें लगता है हाँ भाई बहुत ही बखूबी बड़ा एकदम बढ़िया फ़ोन है। मतलब 1.5 लाख का फ़ोन, शक्ल 2 लाख की भी नहीं है और फ़ोन 1.5 लाख का है। मतलब आई डोंट नो, पता नहीं क्या चलता रहता है और ये चीज़ें देख के लगता है यार कि क्या है, करना क्या चाह रहे हो। तो यहाँ पे जो मार्केट है उसके अंदर परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है, इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, बिकॉज इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि आप हर एक के बारे में नहीं जान सकते। इसलिए तो बाबा रामदेव पे जो है हम लोग, हमारे फैमिली वाले, वो बिना बात के ट्रस्ट करते हैं। फिर प्राइसिंग डिसीजन पे आते हैं। इसके अंदर फर्म जो होती है ना ही प्राइस टेकर है ना ही प्राइस मेकर है। हाँ, देयर इज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइसिंग। अगर आप कुछ बहुत ही यूनिक बनाते हो तो हाँ आपको कुछ हद तक पार्शियल कंट्रोल मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे सैमसंग अभी काफ़ी अच्छे डिस्प्लेज लेके आ रही है फ़ोन्स में, ऑलमोस्ट अब तो जो इन होल डिस्प्ले है वो लेके आने वाली है और उसके कारण सैमसंग क्योंकि कुछ ऐसा इनोवेशन कर रही है जो कोई कंपनी नहीं कर पाई, ऑल्दो 2-3 कंपनी कर चुकी है बट वो ऐसा दिखा रही है किसी ने नहीं किया। तो जब वो कुछ ऐसा यूनिक कर रहे हैं तो यस दे आर हैविंग अ पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, कि कुछ बड़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं या कुछ कम करके दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है भाई कि 2 का 10 लाख में बेचने लगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आ जाते हैं भाई हमारी बूटी #5 पे, जो क्या है ओलिगोपॉली, और आखिर में बाबा जी का छोटा सा ज्ञान रहेगा। खत्म करते हैं भाई इस चैप्टर को। सो लास्ट हम ओलिगोपॉली करने वाले हैं, ये बाद में करेंगे, पहले ओलिगोपॉली के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ओलिगोपॉली वो मार्केट सिचुएशन होती है वेयर देयर आर फ्यू फर्म्स, मतलब फ्यू फर्म्स का मतलब हो गया 8, 10, 12 के आसपास होती हैं। दे आर आइदर सेलिंग होमोजीनियस, मतलब बिल्कुल ही एक जैसे प्रोडक्ट मिलकर बेच रहे हैं, या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, थोड़े बहुत डिफरेंशिएटेड है। मतलब इसमें दोनों पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, मार्केट सेगमेंट ही ऐसा है। और यहां पे आपको देखने को मिलेगी बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाने वाली या ट्रक बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो कि बहुत ही बड़े लेवल पे, करोड़ों के लेवल पे ऑपरेट करती हैं यहां पर, क्योंकि मार्केट में बहुत कम इंडस्ट्रीज, मतलब कम फर्म्स आपको मिलेंगी काम करते हुए। सो अगर इनके फीचर्स की बात करें तो पहला आ जाता है कि फ्यू फर्म्स है। जैसे मैं आपको बता चुका कि इसके अंदर ज्यादा फर्म्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि अगेन इसकी कॉस्टिंग या ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई होती है। इसके कारण कम ही फर्म्स एंटर होती हैं, और अगर वो एंटर भी होती हैं तो सेकंड फीचर पे आ जाते हैं कि ये इंटरडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि अगर एक प्राइस बहुत बढ़ाएगा और एक प्राइस बहुत कम करेगा तो ये पूरे मार्केट को इन्फ्लुएंस कर देंगी, सारी फर्म्स डगमगाने लगेंगी क्योंकि प्राइस वॉर चालू हो जाएगा। इसलिए इस पे थर्ड पॉइंट भी आता है कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। इंटरडिपेंडेंस क्यों है? बिकॉज रॉ मटेरियल स्केर्स होते हैं, उनको वहीं से एलोकेट करना है अपने लिए रॉ मटेरियल्स, साथ साथ में क्योंकि कॉस्टिंग, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है तो प्राइस वॉर नहीं कर सकते, तो एक दूसरे के साथ मिलकर करना पड़ेगा कि भाई तू भी प्राइस कम रख, भाई मैं भी प्राइस कम रखता हूं, दोनों मिलके भाई भाई जैसे काम करते हैं, तू भी प्रॉफिट कमा मैं भी प्रॉफिट कमाता हूं। इसी के कारण ये लोग कभी भी प्राइस में कंपीट नहीं करते। 4-6 फॉर्म है, प्राइस में कंपीट करने लगे तो उनका मार्केट खत्म हो जाएगा, सब कम से कम में सेल करने लगेंगे।
इसीलिए देयर इज ऑलवेज नॉन प्राइस कंपटीशन। कुछ और तरीके से स्कीम्स देके या फिर कुछ इंश्योरेंस वगैरह देके इस तरीके से उसको कंपनसेट करते हैं, लेकिन प्राइस कंपटीशन नहीं होगा। फिर आता है बैरियर टू एंट्री ऑफ फर्म्स एंड रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। यहां पर फर्म्स को एंटर होने नहीं दिया जाता है। ओलिगोपोली में दे वर्क टुगेदर अगेन एज अ कार्टेल, और वो कोशिश करते हैं कि नई फर्म्स एंटर ना हो, वरना अगेन ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड होने लगेगा। ऐसा होता है जनरली कि फर्म्स आते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन ये मार्केट ही ऐसा है जहां पर बहुत बुरी हालत है, और अगर आप नई फर्म्स को लेके आ जाओगे तो कंपटीशन और ऐसा बढ़ेगा कि प्रॉफिट मार्जिन और कम होता चला जाएगा, सैचुरेटेड होता चला जाएगा, इसलिए दे वर्क टुगेदर। फिर रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, देयर इज अ ह्यूज रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। अगेन देयर इज अ नॉन प्राइस कंपटीशन, और नॉन प्राइस कंपटीशन होने के कारण सब कुछ डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग प्रमोशन कैसे करते हो। जितना अच्छा प्रमोशन करोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तभी मैंने टाटा के जो ट्रक्स हैं उस पर लिखा दिखा है गारंटी के ये वाला इससे अच्छा ही है, लिखवा के ले लो, 5 साल की गारंटी है। ऐसे ऐसे मैंने एडवर्टीजमेंट्स देखे। क्यों? क्योंकि अगेन सेल करने के लिए आपको इस तरीके से ही करना पड़ेगा, कोई और तरीका तो है नहीं। आप प्राइस डिस्काउंट दे नहीं सकते, वरना आप लॉसेस में जाने लगोगे। फिर आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट ये बताता है कि मान लो सीमेंट जैसी कोई चीज है जो कि जिसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंशिएशन है ही नहीं। बांगुर सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक हो गया, मतलब ठीक है नाम है लेकिन इसमें कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है, तो यहां पे बोला जाता है कि परफेक्ट या फिर प्योर ओलिगोपोली होती है। लेकिन अगर आप कुछ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे मैं ट्रक्स की बात कर रहा था, तो यहां पर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली आपको देखने को मिलती है। साथ साथ में मैंने जैसे हमेशा बोला है कि इंटरडिपेंडेंस होती है, तो इसके कारण एक फीचर आप इस पे और भी बना सकते हो अगर एक्सटेंशन में चाहो, कि दे विल ऑलवेज बिहेव एज अ ग्रुप। ग्रुप बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, साथ में ये मिलकर काम करेंगे, लड़ेंगे भी साथ में तो मरेंगे भी साथ में, क्योंकि उन्हें किसी नए को एंटर नहीं होने देना है, क्योंकि मार्केट वैसे ही बेचारा बहुत सैचुरेटेड है। लास्ट आता है इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर्व। आप चाह के भी इसके अंदर डिमांड कर्व नहीं बना सकते, बिकॉज यहां पे फर्म्स ग्रुप में काम कर रहे हैं, कभी कंपीट भी कर रहे हैं सेलिंग कॉस्ट के थ्रू, और कभी नई फर्म को आने भी नहीं दे रहे हैं। सो इसमें इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है, ग्रुप बिहेवियर जैसा देखने को मिल जाता है कि आप इसमें डिमांड कर्व फिगर आउट ही नहीं कर सकते कि कब कैसा क्या डिमांड कर्व होगा। तो इसलिए इसमें बोल दिया जाता है कि भाई डिमांड कर्व डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो चलो यार टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करते हैं। तो पहला हो जाता है परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली। परफेक्ट और प्योर ओलिगोपोली ये बोलता है कि जब आप बिल्कुल ही होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे मैंने आपको बताया अभी सीमेंट इंडस्ट्री, तो वो आपका कहलाता है परफेक्ट या प्योर ओलिगोपोली, जहां पे आपके प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो बोला गया होमोजीनियस प्रोडक्ट। सेकंड आया इम्परफेक्ट ओलिगोपोली या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, डिफरेंशियल ओलिगोपोली। इसके अंदर आपके प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत तो डिफरेंशिएटेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी या फीचर्स या ये और वो, जैसे मैंने ट्रक इंडस्ट्री बताया। बट अगेन आप इसमें भी ग्रुप बिहेवियर ही दिखाओगे, ऐसा नहीं है कि लड़ाई चालू कर दोगे, लड़ाई दंगे चालू हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्योंकि डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली क्यों कहलाया? बिकॉज योर प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, इट्स सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट्स बट श्योरली नॉट होमोजीनियस। मतलब सिमिलर दिखेगा लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर आता है कोलूसिव ओलिगोपोली। अब कोलूसिव ओलिगोपोली जो होती है उसमें जो प्राइजेस होते हैं और जो आउटपुट होते हैं ये फर्म्स मिल बांट के डिसाइड करते हैं। वो अपना अपना मार्केट शेयर रखते हैं और बोलते हैं कि भाई इस हिसाब से अपन आउटपुट भी रखेंगे और प्राइसिंग भी इस हिसाब से रखेंगे, ताकि हमारे प्राइस कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। अगर कोई कस्टमर तुम्हारे पास से हमारे पास आता है तो उसे प्राइस वॉर ना दिखे, उसे ये बस ये दिखे कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। नाउ ये चीजें फिर ह्यूमनली प्रेफरेंसेस पे चली जाती है कि भाई तुम्हें अच्छा क्या लगता है बाय नेचर। सो अगर आपको टाटा के ट्रक पसंद है तो आप टाटा के लोगे, आपको अपोलो की पसंद है तो आप अपोलो के लोगे। लेकिन अल्टीमेटली यहां पे कोशिश क्या की जाती है ये देखने की कि प्राइस और आउटपुट सारी फर्म्स मिलकर डिसाइड करें, ताकि इस तरीके का वॉर इनके बीच ना हो। इसको नाम दिया जाता है कोलूसिव ओलिगोपोली। फिर अगर आप कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हो, मतलब नॉन कोऑपरेटिव हो गए तो वो कहलाता है नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। यहां पे क्या होगा? यू आर ट्राइंग टू कंपीट विद ईच अदर। मार्केट में खींचातानी मची है, नोच रहे हैं एक दूसरे को, लगे मारने में, तो इसको कहा जाएगा नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। यहां पे यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, यू आर जस्ट कंपीटिंग लाइक एनीथिंग, नॉन कोलूसिव ओलिगोपोली। आखिर में एक आखिरी बूटी जिसके अंदर मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि डिमांड कर्व कैसे बिहेव करता है। तो डिमांड कर्व अगर अपन मोनोपोली के अंदर देखें तो ये कंपैरेटिवली स्टीपर होता है, क्योंकि आप इसमें ज्यादा प्रोडक्ट तभी सेल कर सकते हो जब आप प्राइसेस को कम करो। और मोनोपोली के अंदर जो लोग वैसे भी यूज करना चाहते हैं, अफोर्डेबिलिटी जिनकी वैसे भी है वो वैसे यूज कर रहे हैं, और आप उसके अंदर प्राइस कम करके भी सिलेक्टेड लोगों को ही लेकर आ सकते हो, क्योंकि आप मोनोपोली में हो, आप एक ही प्रोड्यूसर हो, एक ही सेलर हो, तो इसलिए थोड़ा स्टीपर देखने को मिलेगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ, यहां पे मैंने लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन द एवरेज रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है कि इफ यू वांट टू सेल मोर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, एडिशनल प्रोडक्ट, यू हैव टू सेल इट एट अ लेसर प्राइस, तभी लोग खरीदेंगे, क्योंकि जिनको खरीदना था वो आपसे वैसे भी ले रहे हैं। लास्ट आ जाते हैं मोनोपोलिस्टिक के अंदर। इसका स्टीपर ना हो कि थोड़ा फ्लैटर होता है, वो ये बताता है कि प्राइस रिस्पॉन्सिव होता है। मतलब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं,
यहाँ पे सिंगल सेलर का लिमिटेशन था। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने के कारण जो मार्केट में प्राइसेस हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है बिहेवियर को डिमांड कर्व के। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपको फ्लैटर दिखेगा अगेन, लेकिन कंसेप्ट सेम लगेगा कि एडिशनल यूनिट्स कैन ओनली बी सोल्ड एट अ लेसर प्राइस। अगर आप प्राइस कम करोगे तभी आप सेल कर सकते हो। तो भाइयों यहाँ पे हमारा ये जो मेन मार्केट फॉर्म्स का चैप्टर था ये खत्म होता है। कुछ ज्यादा लेंदी नहीं था, बेसिक था, मजा आया बात करने में तुम लोगों से। तो भाई कल फिर मिलेंगे हम शाम को, ऐसे ही तैयार रहना और बाबा जी का इंतजार करना। और हाँ, लाइक किए बिना नहीं जाना है भाई, अटेंडेंस लगती है। और साथ में सब्सक्राइब का बटन ठोक डालना है भाई। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से।